गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंडीशंस ऑफ कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। नाउ यू विल रिमेंबर कि हमने लास्ट क्लास में इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के बारे में डिस्कस किया था एंड वहाँ पर हमने ये डिस्कस किया था कि स्क्रीन पे नाउ ये सोर्स है, तो सोर्स से ये दो नैरो होल्स जिन्हें हम स्लिट्स कहते हैं ए एंड बी, इनको इल्यूमिनेट करता है ये सोर्स। नाउ यहाँ सोर्स से जो लाइट वेव्स चारों तरफ से निकल रहे हैं, तो ये यहाँ से भी इस तरह से चारों तरफ लाइट वेव्स जो निकल रहे हैं, तो दे विल सुपर पोज ऑन ईच अदर, दे विल ओवरलैप ऑन ईच अदर। एंड इस ओवरलैपिंग के वजह से मीडियम में जब ये मिक्स होंगे तो स्क्रीन पे ऑल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क बैंड्स हमें बनता हुआ दिखेगा। किस प्रकार से? Now at the center of the screen here we will find a bright fringe और a bright band, and इसके ऊपर हमें डार्क बैंड D1 बनता हुआ दिखेगा, इसके ऊपर फिर ब्राइट बैंड B1 बनता हुआ दिखेगा एंड यहाँ डार्क बैंड D2 बनता हुआ दिखेगा। इस तरह से नीचे भी सिमिलर प्रकार से हमें यहाँ डार्क बैंड D2, फिर डार्क बैंड D1, फिर ब्राइट बैंड B1, फिर डार्क बैंड D2 एंड फिर उसके बाद ब्राइट बैंड B2, इस तरह से ऑल्टरनेटिवली ऊपर एंड नीचे ब्राइट डार्क बैंड्स हमें बनता हुआ दिखेगा। इन्हें हम इंटरफेरेंस फ्रिंजेस कहते हैं, एज यू कैन सी और एज वी हैव डिस्कस्ड। नाउ यहाँ पर ये समझना है कि ये जो दो स्लिट्स से जो लाइट वेव्स निकल रहे हैं, एज जैसे हमने प्रीवियसली डिस्कस किया है, तो ये दो नैरो होल से जो जब लाइट वेव्स निकल रहा है तो फर्स्ट वेव मान के चलो यहाँ पी पॉइंट पे आया, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो y1 है। एंड सेकेंड नैरो होल यानी स्लिट से जो लाइट वेव पी पॉइंट पे गया उसका डिस्प्लेसमेंट सपोज y2 है। क्योंकि ये दोनों वेव्स हार्मोनिक वेव्स है, सिंपल हार्मोनिक वेव्स है, तो नेचुरली इनके इक्वेशंस को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, कि y1 दैट इज़ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ फर्स्ट लाइट वेव जो पहला स्लिट से निकल रहा है, इट इज़ a साइन ओमेगा टी। a क्या है? इट इज़ द एम्पलीट्यूड ऑफ द फर्स्ट लाइट वेव। नाउ ये हमारा वेव है जैसे हमने प्रीवियस डिस्कशंस में डिस्कस किया है, एंड एम्पलीट्यूड क्या है? इसे हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। ये फर्स्ट लाइट वेव का एम्पलीट्यूड a है। सिमिलर तरीके से सेकेंड वेव जो है y2 जो कि हमें यहाँ दिख रहा है, इट इज़ b साइन ओमेगा टी प्लस फाई। यहाँ पर b जो है वो भी सेकेंड वेव का एम्पलीट्यूड है। फाई जो है ये कांस्टेंट फेज डिफरेंस है या फेज है जिसमें दोनों वेव्स ओवरलैप कर रहे हैं। नाउ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमें बताता है कि दो वेव्स जब एक दूसरे से ओवरलैप कर रहे हैं, सुपरपोज कर रहे हैं, तो उसका जो रिजल्टेंट वेव का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो इंडिविजुअल वेव्स जो एक दूसरे के साथ मिक्स हुए हैं उनका डिस्प्लेसमेंट का सम होगा। तो फर्स्ट वेव का जो डिस्प्लेसमेंट है y1, उसका क्या है इक्वेशन? y1 इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, तो y1 के जगह हम a साइन ओमेगा टी पुट कर दिए एंड y2 के जगह b साइन ओमेगा टी प्लस फाई हमने पुट कर दिया। नाउ क्लास 11 ट्रिग्नोमेट्री से हमें पता है कि साइन ओमेगा टी प्लस फाई यानी साइन ए प्लस बी हो जाता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, जैसे हमने सीखा है। तो b को जो है यहाँ पर हमें क्या करना है? दोनों टर्म्स के साथ, ये जो बाहर b है इसे पहला टर्म साइन ओमेगा टी कॉस फाई के साथ भी मल्टीप्लाई करना है एंड सेकेंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है, इससे हमें ये टर्म मिलेगा। एंड हम अब पहला टर्म यानी कि a साइन ओमेगा टी एंड सेकेंड टर्म b साइन ओमेगा टी प्लस कॉस फाई से साइन ओमेगा टी को कॉमन ले सकते हैं, वी विल गेट a प्लस बी कॉस फाई एंड सेकेंड टर्म जो है जैसा था हमने वैसा ही लिख दिया है। अब हम आगे मूव करेंगे एंड हम देखेंगे कि जो इक्वेशन हमें मिला उसके बेसिस पे जो रिजल्टेंट वेव का जो डिस्प्लेसमेंट है उसे क्या हम सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। क्योंकि देखो अभी जो हमें मिला है इक्वेशन वो ये है, ए साइन ओमेगा टी ए प्लस बी कॉस फाई प्लस कॉस ओमेगा टी बी साइन फाई। हमें इसे इस जनरल फॉर्म में ए साइन ओमेगा टी जो कि सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म है उस फॉर्म में चेंज करना है। इसके लिए हमें दो काम करना है। ए प्लस बी कॉस फाई को वी आर एज्यूमिंग इट टू बी आर कॉस थीटा एंड बी साइन फाई को हम उसे एज्यूम कर रहे हैं आर साइन थीटा। तो ऐसा करने पे अगर हम यहाँ सब्सटीट्यूट कर देते हैं किसमें?
ना इस ऊपर वाली इक्वेशन में अगर हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं तो वी विल गेट दिस y इक्वल टू साइन ओमेगा टी ए प्लस बी कॉस फाई के जगह हमने आर कॉस थीटा बैठाया एंड बी साइन फाई के जगह हमने आर साइन थीटा बैठाया, जैसा हम यहाँ इक्वेशन 3, 4, 5 में एज्यूम कर रहे हैं। आर कॉमन लेने के बाद वी गेट साइन ओमेगा टी कॉस थीटा प्लस कॉस ओमेगा टी साइन थीटा, राइट। तो यहाँ से यू कैन सी दैट ये जो पार्ट है दैट इज साइन ओमेगा टी कॉस थीटा प्लस कॉस ओमेगा टी साइन थीटा, दैट ये अगेन ट्रिग्नोमेट्री का जो जनरल फॉर्म है साइन ए प्लस बी फॉर्म में हम उसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, यानी साइन ओमेगा टी प्लस ये थीटा बन जाएगा। तो देयर फोर वाई दैट इज़ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रिजल्टेंट वेव, दोनों वेव्स ओवरलैप या मिक्स होने के बाद जो रिजल्टेंट वेव बना उसका डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन देखो, ये भी एक सिंपल हार्मोनिक वेव का जो जनरल फॉर्म है उसी प्रकार का मिल रहा है। आर यहाँ क्या है, आर यहाँ पर रिजल्टेंट यानी कि टोटल एम्पलीट्यूड है, दोनों वेव्स मिक्स होने के बाद जो रिजल्टेंट वेव बना उसका एम्पलीट्यूड है, ठीक है। एंड थीटा क्या है, थीटा है वो फेज या वो एंगल जो फर्स्ट रिजल्टेंट वेव फर्स्ट वेव के साथ यानी कि y1 के साथ जो फर्स्ट वेव था तो उसके साथ जो एंगल वो बना रहा है, यानी फेज डिफरेंस उसका जो है दैट इज़ इक्वल टू थीटा। नाउ अब हम कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमें डिस्कस करना है। इसके लिए तो यू विल रिमेंबर कि हम इक्वेशन 4 एंड 5 जो कि तुम यहाँ देख सकते हो इक्वेशन 4 एंड 5, इसमें इसको हमें स्क्वायर करके ऐड करना पड़ेगा, इससे हमें एम्पलीट्यूड पता चल जाएगा। एंड वी नो दैट कि इंटेंसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। इससे हम इंटेंसिटी का इक्वेशन फ्रेम कर सकेंगे, इंटेंसिटी का इक्वेशन ला सकेंगे कि लाइट का इंटेंसिटी, स्क्रीन पे जो लाइट का इंटेंसिटी होगा वो क्या होगा, उसका इक्वेशन क्या होगा। इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि इक्वेशन 4 एंड 5 को हमें स्क्वायर करके ऐड करना होगा। तो राइट साइड में अगर हम स्क्वायर करके ऐड करते हैं वी विल गेट आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, एंड आर स्क्वायर कॉमन लेने पे वी गेट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। नाउ यू नो दैट द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाता है, सो देयरफॉर सिर्फ आर स्क्वायर बचेगा लेफ्ट साइड में। नाउ ऑन द राइट साइड जो इक्वेशन 4 एंड 5 का जो टर्म्स था उसे भी हमने स्क्वायर करके ऐड कर दिया है। नाउ ये जो टर्म है ए प्लस बी होल स्क्वायर एल्जेब्रिक आइडेंटिटी के हिसाब से हम इसे एक्सपैंड करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस 2ab कॉस फाई ये बनेगा। एंड ये जो टर्म है बी साइन फाई का होल स्क्वायर वी विल गेट बी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई से हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। यू कैन सी दैट हमने कॉमन लिया, ठीक है। बाकी का टर्म जैसा था वैसा ही हमने लिखा, ए स्क्वायर को ए स्क्वायर लिखा, बी स्क्वायर को कॉमन ले लिया, एंड बाकी जो तीसरा टर्म है दैट इज़ 2ab कॉस फाई वो हमने लिख दिया। तो कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई अगेन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, तो दैट इज़ इक्वल टू 1, तो जस्ट बी स्क्वायर हमारा बचा। तो ओवरऑल जो इक्वेशन हमें मिला वो है आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस फाई। नाउ जैसे हमने डिस्कस किया है कि इंटेंसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो फर्स्ट स्लिट से जो लाइट वेव निकल रहा है उसका देखो एम्पलीट्यूड ए था, यू विल रिमेंबर दैट। तो उसका जो लाइट का इंटेंसिटी होगा वो I1 है। तो I1 को के क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, क्योंकि इंटेंसिटी इज़ प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। तो अगर इक्वल टू में लिखना है तो कांस्टेंट के हमें उसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये I1 क्या है, फर्स्ट स्लिट नैरो होल से जो लाइट निकल रहा है उसका इंटेंसिटी है। I2 इक्वल टू के बी स्क्वायर, बी क्या है, सेकेंड लाइट वेव का एम्पलीट्यूड था, यू विल रिमेंबर दैट, तो उसका इंटेंसिटी है। एंड IR क्या है, रिजल्टेंट वेव का इंटेंसिटी, जब दो वेव्स ओवरलैप कर गया करके जो रिजल्टेंट वेव बना उसका इंटेंसिटी को हम IR से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो दैट इज इक्वल टू के इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस फाई। तो देखो इस इक्वेशन से हमें क्या मिला कि इंटेंसिटी के साथ हमने एम्पलीट्यूड को जो है हर एक इंडिविजुअल वेव्स का जो एम्पलीट्यूड है, फर्स्ट वेव का एम्पलीट्यूड ए था, सेकेंड वेव का एम्पलीट्यूड बी था, तो उनका जो इंटेंसिटी के साथ एम्पलीट्यूड का जो रिलेशनशिप है वो ये है विच इज़ मार्क्ड हियर। नाउ अब हम इनकी जगह पे देखो, अगर इफ़ वी इरेज दिस,
इनके जगह पे के ए स्क्वायर, इसके जगह पे हम I1 लिख सकते हैं विच इज़ द इंटेंसिटी ऑफ द, जैसे हमने यहाँ डिस्कस किया इंटेंसिटी ऑफ द फर्स्ट लाइट वेव, उसी तरह से के इंटू बी स्क्वायर के जगह पे हम I2 लिख सकते हैं, सो ऑन। तो इस तरह से रिजल्टेंट जो वेव है उसका रिजल्टेंट वेव का इंटेंसिटी क्या होगा, दिस इज द इक्वेशन, दैट इज I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट ऑफ I1 I2 इंटू कॉस फाई। सो दिस इज द इक्वेशन। नाउ इसी इक्वेशन के बेसिस पे हम क्या डिस्कस करेंगे, हम लोग कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग द कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। नाउ ब्राइट फ्रिंज पी पॉइंट पे फॉर्म करेगा अगर इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा, राइट दोनों वेव्स जाकर पी पॉइंट पे मीट कर रहा है, तो ब्राइट फ्रिंज यानी कि ब्राइट बैंड कब फॉर्म होगा। नाउ देखो इंटेंसिटी का इक्वेशन चेक करो, वो जो है I1 फर्स्ट स्लिट से नैरो होल से जो लाइट निकल रहा है उसका इंटेंसिटी, सेकेंड स्लिट या नैरो होल से जो लाइट निकल रहा है उसका इंटेंसिटी, इन सब पे डिपेंडेंट है विच आर मेनली कॉन्स्टेंट्स। तो नेचुरली वेरिएबल फैक्टर जो है वो सिर्फ कॉस फाई है, तो इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा अगर कॉस फाई मैक्सिमम होगा, कॉस का मैक्सिमम वैल्यू +1 है, एंड किन एंगल्स के लिए कॉस का वैल्यू +1 आता है ना, 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई एंड सो ऑन, यानी कि 0 या इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई। तुम देखो इवन क्यों बता रहे हैं, क्योंकि पाई के साथ जो टर्म है वो 2, 4, 6, 8 ये सब होना चाहिए, इवन नंबर्स होना चाहिए। तो पाई अगर इवन फाई यानी कि जो दोनों वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस है, अगर वो इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई या 0 रहा तो फिर कॉस का वैल्यू +1 हो जाएगा, यानी इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगा एज पर द प्रीवियस इक्वेशन। तो इसको अगर हम मैथमेटिकली जनरलाइज करें तो हमें मिलेगा फाई इक्वल टू 2n पाई, एंड तुम देख सकते हो n के जगह पर अगर हम 0 बैठाते हैं तो हमें 0 मिलेगा, n के जगह पे अगर हम 1 बैठाते हैं तो हमें 2 पाई मिलेगा, n के जगह पे 2 बैठाते हैं तो 4 पाई मिलेगा एंड सो ऑन। तो 0 बैठाने से हमें पहला ब्राइट फ्रिंज जो जहाँ भी पहला ब्राइट फ्रिंज का फेज डिफरेंस जो है वो मिल रहा है, यानी कि फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज जब किधर भी बना है, कहाँ बनेगा, सेंटर ऑफ द स्क्रीन पे बनेगा, तो उनके बीच में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होगा, 0 होगा। सेकेंड ब्राइट फ्रिंज जहाँ बनेगा तो उनके बीच में फेज डिफरेंस कितना होगा, 2 पाई होगा, एंड थर्ड ब्राइट फ्रिंज जहाँ बनेगा तो उनके बीच में जो फेज डिफरेंस होगा वो 4 पाई होगा एंड सो ऑन। सो दिस इज़ ये जो फाई इक्वल टू 2n पाई है, दिस इज़ द कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इन टर्म्स ऑफ फेज डिफरेंस फाई। अब आते हैं पाथ डिफरेंस के कंसेप्ट पे। हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था कि ये मान के चलो कि दो नैरो होल्स या स्लिट्स हैं ए एंड बी, एंड ये हमारा स्क्रीन है, दिस इज़ द पी पॉइंट। तो यहाँ से पहला लाइट वेव ए से गया एंड बी से जो लाइट वेव गया पी पॉइंट पे ओवरलैप कर रहा है, हम इसी टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। तो नेचुरली हम यहाँ देख सकते हैं कि पहला स्लिट से जो लाइट वेव पी में गया या पी में पहुँचा, या सेकेंड लाइट वेव बी से सेकेंड नैरो होल या स्लिट से बी में पी पॉइंट पे पहुंचा, तो इन दोनों ने एक ही पाथ कवर नहीं किया है, इनके बीच में एक पाथ डिफरेंस है। पाथ डिफरेंस यहाँ फिगर के हिसाब से कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं ना, सिंपली यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, दिस इज एक्स, दैट इज़ द पाथ डिफरेंस। मतलब जो सेकेंड वेव ने जितना एक्स्ट्रा पाथ कवर किया है एज कंपेयर टू द फर्स्ट लाइट वेव, ठीक है, तो वो निकल जाएगा। So what is the relation between path difference and phase difference? So see, this is the relation between path difference and the phase difference, जैसा हमें यहाँ पर दिख रहा है कि x is equal to लैम्डा बाई 2 पाई इंटू फाई। लैम्डा क्या है, लाइट का वेवलेंथ है, फाई क्या है, फेज डिफरेंस है। तो हमें क्या करना है यहाँ पर, हमें जो है कंस्ट्रक्टिव का जो फेज डिफरेंस है विच इज़ 2n पाई, हमें यहाँ पुट कर देना है। ऐसा करने पे हमें x मिलेगा विच इज़ द कंस्ट्रक्टिव के लिए पाथ डिफरेंस का इक्वेशन, x इक्वल टू n लैम्डा, n का वैल्यू 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ये होगा। n का वैल्यू अगर 1 बैठाते हैं तो यू कैन अंडरस्टैंड कि पाथ डिफरेंस विल बी हाउ मच, सॉरी n के जगह पहले 0 से स्टार्ट करेंगे, n के जगह अगर 0 बैठाते हैं तो x इक्वल टू 0, देयर विल बी नो पाथ डिफरेंस। तो नेचुरली जब सेंटर ऑफ द स्क्रीन या सेंट्रल मैक्सिमम में जब लाइट वेव्स आकर मीट करते हैं, देयर इज़ नो पाथ डिफरेंस। फर्स्ट ब्राइट बैंड या फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज जिसे कहते हैं,
जब वहाँ जाकर लाइट वेव्स मीट करता है तो n के जगह हमें क्या बैठाना है, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज के लिए n के जगह 1 बैठाना है। तो n के जगह जब हम 1 बैठा देंगे तो हमें मिलेगा x इक्वल टू लैम्डा, यानी फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज बनने के समय जो दोनों वेव्स के बीच में पाथ डिफरेंस होगा वो लैम्डा यानी वेवलेंथ ऑफ लाइट के साथ बराबर होगा। सेकेंड ब्राइट फ्रिंज बनने के समय n के जगह 2 बैठाना है तो 2 लैम्डा मिलेगा, तो पाथ डिफरेंस 2 लैम्डा का होगा जब दोनों लाइट वेव्स दो स्लिट से निकल के सेकेंड ब्राइट फ्रिंज जो है वो बनाएंगे स्क्रीन पे। सो दिस कंडीशन x इक्वल टू n लैम्डा, दिस इज द कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इन टर्म्स ऑफ पाथ डिफरेंस x। अब हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तब बनता है जब डार्क बैंड बनता है स्क्रीन पे। तो जैसे हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि इंटेंसिटी जो रिजल्टेंट वेव, दोनों वेव मिक्स होने के बाद जो वेव बना दैट इज़ द रिजल्टेंट वेव, तो उसका जो इक्वेशन है उसमें कॉस फाई के ऊपर वो डिपेंडेंट है। तो कॉस फाई अगर मिनिमम होगा, दैट इज़ कॉस का मिनिमम वैल्यू -1 है, तो जब ये ऐसा होगा तब इंटेंसिटी मिनिमम होगा, यानी कि डार्क बैंड जो है बनेगा। तो कॉस का वैल्यू -1 कब आएगा ना, फॉर द एंगल्स पाई, 3 पाई, 5 पाई, यानी कि ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई। जैसे ऑड क्यों बता रहे हैं अगेन, तो सी पाई के साथ जो यहाँ नंबर्स है ये ऑड नंबर्स है, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। तो ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई होने पे जब फेज डिफरेंस यानी दोनों वेव्स के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो जब ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई होगा, उस सिचुएशन में डार्क बैंड बनेगा, यानी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। सो यहाँ पर n के जगह देखो, अब इसे जनरलाइज करना पड़ेगा। तो अगर हम इसे जनरलाइज करें वी गेट 2n-1 इंटू पाई। तो n के जगह हम 1, 2, 3 बैठाने से वी विल गेट द वैल्यूज़ ऑफ पाई, 3 पाई, 5 पाई एंड सो ऑन। तो ये जो हमारा कंडीशन निकला दैट इज़ द कंडीशन ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इन टर्म्स ऑफ फेज डिफरेंस। अब देखो यहाँ n के जगह अगर 1 बैठाते हैं तो हमें पाई मिलेगा, यानी कि दो वेव्स के बीच में अगर फेज डिफरेंस पाई का हुआ तो पहला डार्क फ्रिंज या डार्क बैंड बनेगा। दो वेव्स के बीच में अगर फेज डिफरेंस 3 पाई का हुआ तो सेकेंड डार्क बैंड या सेकेंड डार्क फ्रिंज बनेगा। एंड सिमिलरली 5 पाई का हुआ दो वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस, तो थर्ड डार्क बैंड या थर्ड डार्क फ्रिंज ऑन द स्क्रीन बनेगा। तो इस तरह से सो ऑन हम इस इक्वेशन को याद रखना पड़ेगा, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ अब हमने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया कि पाथ डिफरेंस के साथ फेज डिफरेंस का ये रिलेशन है, विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट x इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2 पाई इंटू फाई। नाउ फाई इज़ द क्या है, फाई इज़ द फेज डिफरेंस। तो अब हम क्या करेंगे, डिस्ट्रक्टिव का जो फेज डिफरेंस का जो इक्वेशन है वो हम यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे, जैसे तुम देख सकते हो। तो सब्सटीट्यूट कर देने पे वी गेट x इक्वल टू 2n-1 इंटू लैम्डा बाई 2। तो ये क्या है, ये चीज़ हमें मिला कि पाथ डिफरेंस मिला। पाथ डिफरेंस का कंडीशन कि कब जो है कितना पाथ डिफरेंस दो वेव्स के बीच में होगा ताकि हमारा फर्स्ट डार्क बैंड, सेकेंड डार्क बैंड, थर्ड डार्क बैंड स्क्रीन पे बने। तो हम अगर हमें फर्स्ट डार्क बैंड चाहिए तो n के जगह देखो हम 0 बैठाएंगे। तो अगर हम n के जगह यहाँ 0 बैठाते हैं तुम देखो x का वैल्यू 0 नहीं आता है, विच मीन्स कि सेंटर ऑफ द स्क्रीन पे डार्क बैंड नहीं बन सकता है। मैथमेटिकली ये हम इसे यहाँ से देख सकते हैं वेरी क्लियरली कि n के जगह अगर 0 बैठाते हैं तो नेचुरली हमें मिलेगा लैम्डा बाई 2। तो ये जो चीज़ हमें मिल रहा है दैट इज़ दो वेव्स के बीच में पाथ डिफरेंस को लैम्डा बाई 2 यानी हाफ ऑफ वेवलेंथ होना पड़ेगा, तब जाके पहला डार्क बैंड बनेगा। सिमिलरली n के जगह 1 बैठाएंगे तो हमें दूसरा डार्क बैंड मिलेगा, n के जगह 2 बैठाएंगे तो क्या होगा पाथ डिफरेंस, जिसके वजह से डार्क बैंड बनेगा वो हमें पता चल जाएगा। सो दिस इज़ द कंडीशन ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इन टर्म्स ऑफ पाथ डिफरेंस x। ओके, so we will keep it up to here. In the next class we will move to the positions, कहाँ पर स्क्रीन पे ब्राइट बैंड डार्क बैंड बनेगा, उनका इक्वेशंस क्या होगा वो हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।